नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल बंद, प्रदूषण से हालात बिगड़े, पाबंदियां बढ़ी, माल ढुलाई व बसों पर असर, तो वहीं फल सब्जी व दूध हो सकते हैं महंगे। हरियाणा में एक और नए 4 लेन हाईवे निर्माण को मिली मंजूरी, जल्द होगा शुरू काम। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को दिल्ली कूच का ऐलान, 6 दिसंबर को रवाना होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएगी, किसान नेता बोले 9 महीने से चुप हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आ गई बड़ी अपडेट, इस तारीख से पहले कर ले जरूरी काम, बताएंगे लेटेस्ट अपडेट। गैस चैम्बर बना हरियाणा, बहादुरगढ़ और भिवानी में AQI पहली बार 400 के पार निकला, 10 जिलों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल बंद। हरियाणा में इस फसल की खेती से किसान कमा रहे हैं मोटा पैसा, महज 3 महीने में होती है फसल तैयार, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार को केंद्र से बड़ा झटका, विधानसभा से पास 2 बिलों को कानूनी दर्जा देने से किया इनकार। हरियाणा के SC वर्ग के बच्चों की किस्मत चमकी, हरियाणा सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। सोनीपत में 12वीं तक स्कूल बंद, खराब वायु प्रदूषण के चलते DC ने जारी किया आदेश। फुली डिजिटल टच स्क्रीन के साथ आएगी इलेक्ट्रिक एक्टिवा, ई स्कूटर में फुल चार्ज पर 104 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 27 नवंबर को लॉन्चिंग। और लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में अरेस्ट, सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी आ चुका है नाम। और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग, 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार, इसे रोक पाना असंभव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अमूमन मानसून सीजन बीत जाने के बाद सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार अक्टूबर का महीना और नवंबर का लगभग आधा महीना बीत जाने के बाद भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। दोपहर के समय तो जून और जुलाई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा था। हालांकि अब पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ साफ दिखाई देने लगा है और प्रदेश में ठंड का एहसास होना भी शुरू हो चुका है। विभाग का कहना है कि 22 नवम्बर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इस महीने के अंत तक स्मॉग की स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में प्रदूषण, घने कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली NCR में आने वाले 10 जिलों के प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि दिल्ली NCR में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में ग्रेप चेयर की पाबंदियां लागू कर दी गई है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप अभी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2024 रहेगी। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। आपको बता दें कि जनरल, EWS और OBC के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु विभिन्न पदों के अनुसार 28 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर MSP समेत कई अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के एक बड़े ऐलान ने हरियाणा और केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसान जत्थेबंदियों ने यह फैसला लिया है कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसान एकजुट होकर दिल्ली की ओर पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना होंगे। सरवण पंदेर ने कहा कि सरकार के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे और जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन का ऐलान कर चुके हैं। वह 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत युवाओं को अस्थायी नौकरियां दी जाती हैं। ऐसे में जो भी युवा नौकरी की तलाश में हैं, वे HKRN में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दें कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द करवा लें। नए रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर 2024 से शुरू हुए थे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2024 तय की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिर्फ हरियाणा राज्य के नागरिक ही रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। HKRN में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली ID होना अनिवार्य है। नए पंजीकरण के लिए सभी अभ्यर्थियों को 236 रुपए का शुल्क देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हुई। मंगलवार को सुबह 11 बजे से कार्रवाई फिर से प्रारंभ होगी। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी विधेयक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया। इस पर कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि सरकार नौकरी सुरक्षा कैसे देगी, क्या विभाग वाइज देगी, इसमें कितनी पारदर्शिता है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। गीता बुक्कल ने कहा कि इस विधेयक में पर्चियों और खर्चों का बड़ा खेल हुआ है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि हमारे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ऑफिस और कृषि अनुसंधान केंद्र खोले जाएं। उन्होंने शिक्षकों की कमी का भी मुद्दा उठाया। सदन में आईएनएलडी विधायक आदित्य चौटाला ने विधायकों की ग्रांट बढ़ाने की मांग की। तो वहीं थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि गृह विभाग और ज्यादा मजबूत किया जाए, पुलिस तंत्र और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हरियाणा में धुंध के बीच प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आते प्रदेश के 14 शहरों में वायु की गुणवत्ता बदतर स्थिति में पहुंच गई है। सबसे बुरी स्थिति गुरुग्राम में है, जहां सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 576 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। इसमें सांस लेना मानो 27 सिगरेट पीने से भी ज्यादा नुकसानदेह है। स्थिति बिगड़ती देख हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। इनमें रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक, जींद शामिल है। वहीं भिवानी में भी छुट्टी कर दी गई। यह आदेश 23 नवंबर से लागू रहेंगे। उधर सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के फैसले की छूट दी है, जिसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर और सोनीपत के सभी स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और नूंह में 19 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। तो वहीं सोनीपत के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा तक के बच्चों की 23 नवंबर तक अथवा अगले आदेशों तक छुट्टी रहेगी। इस दौरान सभी कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी। हरियाणा सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने जोरदार झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल के दौरान विधानसभा में पारित करके भेजे गए 2 कानूनों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। पहला कानून हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 से जुड़ा है, तो वहीं दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 है। केंद्र सरकार द्वारा दोनों बिलों को वापस किए जाने पर अब हरियाणा की नायब सैनी सरकार इनमें जरूरी बदलाव पर विचार कर सकती है। यह भी संभव है कि इन बिलों को दोबारा पेश ही न किया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार ने इन बिलों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। तो दूसरे कानून की बात करें तो हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 था, जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर 6 महीने से 5 साल तक कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हरियाणा में सोमवार को चरखी दादरी की जनता कॉलेज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव आयोजित करने का उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाना है। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चरखी दादरी नया जिला बना है और इसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि झज्जर से चरखी दादरी नया बाईपास होते हुए बिलावल तक बनने वाले इस 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन हाईवे के निर्माण से न केवल चरखी दादरी से झज्जर का सफर आसान होगा, बल्कि इन दोनों के बीच की दूरी को भी कुछ ही मिनटों में तय कर लिया जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले के मरोड़ा और खानपुर गांव के किसान मूली की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और कम समय में मालामाल भी हो रहे हैं। इस फसल की खेती के लिए उपयुक्त माने जाने वाले इस सीजन में किसान 1 एकड़ से तकरीबन 50,000 रुपए हर 3 महीने में कमा ले रहे हैं। इससे उनकी आजीविका में तो सुधार हो ही रहा है, साथ ही इन्हें मेहनत भी कम करनी पड़ रही है। किसान काफी सालों से एक खेती करते आ रहे हैं। जब ज्वार और बाजरे की फसल कट जाती है तो उसके बाद यहाँ मूली की फसल उगाई जाती है। 2 से 3 महीनों के अंदर ही इस फसल को बेच दिया जाता है और फिर यहाँ गेहूं की बिजाई कर दी जाती है। कुल मिलाकर मूली की यह फसल किसानों के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी साबित हो रही है। 30 दिसंबर से पहले ही किसान इस फसल को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। उसके बाद यहाँ गेहूं की पछेती किस्म उगाई जाएगी। हरियाणा की भाजपा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य के नायब सैनी सरकार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से पूरी छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अधिकतम 20,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और असहाय महिलाओं, विकलांगों, विधुर और अविवाहित पुरुषों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को महंगाई भत्ते यानी कि DA से जोड़ दिया है। अब पेंशन महंगाई भत्ते के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से लगातार बढ़ती रहेगी।
ब्राजील में 19वीं G20 समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर्स वेन्यू पहुंचे हैं, जहां ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनकी पत्नी ने मेहमानों का स्वागत किया। समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी मिलती है। G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता है। समिट 2 दिन यानी 18 और 19 नवंबर तक चलेगी। इस इकोनॉमिक संगठन में 19 देश और 2 संगठन यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह रियो डी जेनेरियो पहुंचे थे। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने संस्कृत मंत्रों से उनका स्वागत किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए नाइजीरिया दौरे पर थे। वहां उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी ब्राजील के बाद गुयाना का दौरा करेंगे। G20 समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रियो पहुंचे हैं। यहाँ सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है। अगर ब्राजील में मोदी और जिनपिंग मिलते हैं तो ये दोनों नेताओं की 1 महीने के अंदर दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले बता दें कि 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स समिट में दोनों नेता 5 साल बाद मिले थे। यहाँ उनके बीच लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई थी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। इसका वीडियो शेयर करते हुए DRDO ने बताया कि ओडिशा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से मिसाइल को ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च किया गया। मिसाइल की फ्लाइट ट्रैजेक्टरी की ट्रैकिंग के बाद टेस्टिंग सफल मानी गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया जिसके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह देश के लिए ऐतिहासिक पल है। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी यानी कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया भर के किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से इन्हें दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। ये मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल हथियार ले जा सकती है। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए यह मिसाइल अहम मानी जाती है। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती हैं। इससे यह जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। इस क्षमता की वजह से इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया अपने पहले इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल को 27 नवंबर को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये ई-एक्टिवा हो सकती है। कंपनी ने ई स्कूटर का टीजर जारी किया है। इसमें 2 अलग अलग तरह के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाए गए हैं, जो संकेत देता है कि इसे 2 वेरिएंट में पेश किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर एक्टिवा 110 के बराबर पावरफुल होगा और इसे एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसे स्वैपेबल बैटरी के साथ भी उतारा जाएगा। लॉन्च के बाद यह TVS iQube, एथर रिजडा, एथर 450X, बजाज चेतक और ओला S1 रेंज से मुकाबला करेगा। स्कूटर के टच स्क्रीन में बैटरी चार्जर, रेंज लेफ्ट, स्पीड, मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सर्विस अलर्ट और कई जरूरी जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस स्कूटर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं इस स्कूटर के बेस वेरिएंट के TFT डिस्प्ले में स्पीडोमीटर, बैटरी प्रतिशत, ओडोमीटर और ट्रैवलिंग डाटा जैसी जानकारी मिलेगी। एक बार चार्ज करने पर 104 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 से 75% चार्ज होने में 3 घंटे लगेंगे और स्टैंडर्ड चार्जर से 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगेगा। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7वें कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट रही और ये 23,453 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। IT और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1069 रुपए बढ़कर 74,808 रुपए पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी दिखाई दी और ये 2,186 रुपए बढ़कर 89,289 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 70,100 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 76,460 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।